हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम शीतल है, लेकिन लोग मुझे प्यार से भाभी कहते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरी उम्र 33 साल है और मैं एक छोटे से गांव के 4 कमरों वाले घर में रहती हूँ। मेरे पति रवि शहर में काम करते हैं और महीने में एक ही बार घर आते हैं। घर की हालत वैसे भी खराब है, ऊपर से मैं यहाँ अकेली सब संभालती हूँ। घर के काम, बच्चों की देखभाल और खेत की छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ। रवि की कमाई भी बहुत नहीं थी, इसीलिए ज़्यादातर समय पैसों की किल्लत बनी रहती है। एक दिन सुबह सुबह गीजर ने काम करना बंद कर दिया। नल से ठंडा पानी ही निकल रहा था। ठंड में मौसम में नहाना बहुत ही मुसीबत भरा काम है, इसीलिए गीजर को ठीक करवाना ज़रूरी हो गया था। पहले सोचा कि पुराने टेक्नीशियन को बुला लो, लेकिन वे कई बार आधे अधूरे काम करके चला जाता था। इस बार मैं कुछ नया करना चाहती थी, इसीलिए किसी और से पूछताछ की। पड़ोस की बुआ जी ने एक नए टेक्नीशियन का नंबर दिया और कहा, ये लड़का अच्छा है शीतल, ये काम बहुत ही बढ़िया करता है। दोपहर में जब रसोई के काम निपटा रही थी, तभी वे टेक्नीशियन मेरे दरवाजे पर आ गया। हल्की दाढ़ी, सांवला रंग और 25 से 26 साल का नौजवान। उसका नाम विपुल था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, आप ही ने फोन किया था गीजर ठीक करवाने के लिए। उसकी आवाज़ में अजीब सा अपनापन था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा संकोच भी हुआ। आखिरकार वे एक अनजान आदमी था। मैंने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे अंदर आने का इशारा किया और बोली, हाँ अंदर आओ, गीजर बाथरूम में है। वह अपने औजारों का बैग लेकर सीधा बाथरूम की ओर बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में चली गई। विपुल ने गीजर को खोलना शुरू किया और मैं दरवाजे पर ही खड़ी नजरें उस पर गड़ाए उसको काम करते हुए देख रही थी। कुछ देर के बाद उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और बोला, भाभी जी, पानी की मोटर भी चेक करनी पड़ेगी, हो सकता है प्रेशर की वजह से गीजर काम नहीं कर रहा हो। मैंने हाँ भर दी और रसोई से मोटर का स्विच ऑन कर दिया। कुछ मिनटों के बाद उसने बाथरूम से आवाज़ दी, भाभी जी ज़रा यहाँ आना। मैं अंदर गई तो उसने मुझे पास बुलाकर दिखाया, भाभी जी, आपके गीजर में वायरिंग की भी दिक्कत है। देखिए, ये तार ढीला हो गया है, हाथ लगाते ही चिंगारी निकलेगी। लेकिन उस समय वे मेरे इतना करीब आ गया था कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकराने लगी। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं तुरंत पीछे हट गई और खुद पर काबू पाते हुए बोली, तुम जल्दी से इसे ठीक कर दो और जाओ। रवि मुस्कुराया और बोला, जी भाभी जी, बस 2 मिनट हो जाएगा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। मैं बाथरूम से बाहर आकर किचन में चली गई, लेकिन उसका चेहरा बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। करीब आधे घंटे बाद वह बाथरूम से बाहर आया और बोला, भाभी जी, गीजर तो अब ठीक है, लेकिन मोटर में थोड़ी सी समस्या है, 1-2 दिन फिर से आना पड़ेगा। मैंने गुस्से से जवाब दिया, तुम लोग हर बार आधा अधूरा काम ही क्यों करते हो? जो भी काम है अभी ख़त्म करो। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, भाभी जी, मोटर की एक पत्ती खराब है, उसे लाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। मैं खामोश रही और उसे बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन तभी जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह अपने बैग के साथ बाहर जाने लगा, बाथरूम की चिकनी सतह पर उसका पैर थोड़ा फिसल गया। खुद को संभालने के लिए उसने दीवार के पास हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से उसका हाथ शावर के हैंड पर पड़ गया और शावर अचानक चालू हो गया और ठंडे पानी की तेज धार सीधे उसके ऊपर गिरने लगी। वे एक पल के लिए ठिठक गया, फिर हड़बड़ाकर शावर बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक वे पूरी तरह से भीग चुका था। वे ठंड से कांपते हुए बोला, भाभी जी, कोई तौलिया मिलेगा? मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम बाहर के आदमी हो, खुद को काम खुद ही संभालो। लेकिन अंदर से कुछ पिघल भी रहा था। आखिर वे गलती से भी भीगा था। मैं अपने रूम से तौलिया निकालकर उसे दे दिया। उसने शुक्रिया कहते हुए तौलिया लिया और अपने गीले बाल पोंछने लगा। जब वह पानी पोंछ रहा था, तभी मुझे याद आया कि अपने मिर्ची के हाथ उसी तौलिए से पोंछती हूँ और काफ़ी दिनों से मैंने उसे तौलिया को धोया भी नहीं था। और अब मुझे और भी डर लगने लगा, अब आगे क्या होगा? और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसकी आंख में कुछ चला गया और वह दर्द से कराने लगा। मुझे पता था कि ये सब तौलिए पर लगी मिर्च की वजह से हुआ है। मैं भी घबरा गई और उसके करीब जाकर पूछा, क्या हुआ? आंख में कुछ चला गया है क्या? वह दर्द से आंख मल रहा था। मैंने उसे धीरे से रोकते हुए कहा, रुको ज़रा, आँख को मलो मत,
उसने घबराकर थोड़ा और करीब गई और उसके चेहरे को अपने हाथों से थामा और फिर मैंने उसके चेहरे को अपनी ओर खींचा क्योंकि वह मुझसे थोड़ा लंबा था, इसलिए फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में फूंक मारने लगी ताकि उसे राहत मिले। लेकिन जैसे ही मैं फूंक मारने के लिए उसके पास गई तभी कुछ अजीब हुआ। उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रख दिए और मेरी कमर को दबाने लगा। पहले तो मैंने सोचा शायद दर्द की वजह से उसने सहारे के लिए ऐसा किया, लेकिन उसके हाथों की पकड़ धीरे धीरे मेरी कमर को महसूस करने लगी। उस वक्त मेरी सांसें मानो ठहर सी गई। उसकी उंगलियों का हल्का सा दबाव मेरे बदन में एक अजीब सी सहर पैदा कर रहा था, लेकिन तब मैंने इस सब की परवाह नहीं की क्योंकि वे मेरी वजह से दर्द में था। उसी दौरान हम इतने करीब आ गए कि मेरी नाक उसके माथे को छूने लगी। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे को छू रही थी। उस पल में कुछ था, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अब वह मेरी कमर को दबा नहीं रहा, लेकिन दूसरे ही पल मैंने महसूस किया अब वह मेरी कमर को सहलाने लगा और उसके स्पर्श से मेरा दिल बेहतरीन ढंग से धड़कने लगा। मेरे पूरे बदन में मानो हजारों काली चींटियां तेज दौड़ लगने लगी, लेकिन उस समय उसका दर्द ठीक करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तब मैं उसकी आंखों में फूंक मार रही थी तो वे धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। हम दोनों के बीच का फासला इतना कम था कि जरा सी हरकत से हमारा चुंबन हो सकता था। फिर भी मैं पूरी ताकत से उसके चेहरे को थामे हुए थी ताकि वह वहीं रुका रहे जब तक कि मैं उसकी आंख ठीक नहीं कर देती। लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उसे रोक पाती और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वह मेरे इतने करीब आ गया कि उसकी नाक मेरी नाक से छूने लगी। मैं उसकी सांसों को अपनी सांसों में महसूस कर सकती थी। मैं थोड़ी थोड़ी बहक रही थी, लेकिन तभी मैं अचानक से पीछे हट गई और गुस्से से बोली, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें अब ठीक हो गई है। तुम यहाँ सिर्फ अपना काम से काम रखो और वही करो और निकलो। विपुल ने शांत स्वर में कहा, माफ़ कर देना भाभी जी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। उस शाम बच्चे ट्यूशन गए हुए थे और घर में सिर्फ मैं ही थी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने विपुल खड़ा था। अब क्या है, क्यों आए हो? मैंने नाराज़गी भरे स्वर में पूछा। भाभी जी, सोचा आखिरी बार मोटर चेक कर लूँ ताकि कल कोई दिक्कत ना हो। अगर पानी के प्रेशर में लीकेज हुआ तो आप फिर से परेशान होंगी। सोचा अभी देख लूँ, नहीं तो बाद में आपको ही परेशानी होगी। मैंने तिरछी नज़रों से विपुल को देखा, लेकिन वह मुस्कुराते हुए सीधे अंदर आ गया। उसके चेहरे पर वही सहजता थी जैसे उसे यकीन था कि उसकी हरकत मेरे लिए सामान्य है। मैं मन ही मन झुंझला उठी, लेकिन उससे कुछ कहना अब बेकार लग रहा था। मैंने चाहा कि वे जल्दी से अपना काम ख़त्म करके यहाँ से चला जाए। विपुल ने मोटर का काम जल्दी निपटा दिया, लेकिन जाने के बजाय वे वहीं खड़ा रह गया। मैं समझ गई कि वे कुछ कहना चाहता है। मैंने उसकी ओर सांवलिया नज़रों से देखा। उसने थोड़ा झिझक कर कहा, भाभी जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मेरा दिल अचानक से तेज़ी से धड़कने लगा। उसने मुझे पीछे से कसकर गले लगा लिया। मेरा दिमाग मानो सुन्न हो गया, लेकिन फिर मेरे शरीर ने जैसे अपने आप प्रतिक्रिया दी और मैंने ज़ोर से छटपटाते हुए उसे अलग करने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे, मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसके हाथों की गर्माहट मेरी कमर पर महसूस हो रही थी। मेरा गुस्सा और डर दोनों चरम पर थे। बार बार उसे धक्का देती, लेकिन वे जैसे अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं था। भाभी जी, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको देखकर दिल काबू में नहीं रहता। उसकी आवाज़ में दर्द और चाहत का ऐसा अजीब मेल था कि मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। विपुल देखो, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वह बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन मेरी आवाज़ में उतनी ताकत नहीं जितनी होनी चाहिए थी। मन में डर था, शर्म थी और कहीं ना कहीं एक हल्की बेचैनी भी, जो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और पीछे मुड़कर एक ज़ोरदार थप्पड़
उसके चेहरे पर जड़ दिया। उस समय उसकी आंखों में पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी। वे चोट खाया हुआ नहीं, बिल्कुल शर्मिंदा था। कुछ पल के लिए कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। वे अपने गाल पर हाथ रखे सिर झुकाए खड़ा था। फिर उसने पीछे से कहा, मुझे पता है भाभी जी कि मैं गलत हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपको देखकर खुद को रोक नहीं पाता। ये दिल जैसे मेरी सुनता ही नहीं। मैं हाँफते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वे टेक्नीशियन जो सिर्फ गीज़र ठीक करने आया था, अब मेरे जीवन की उलझनों का हिस्सा बन गया था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत हूँ या फिर मेरे अकेलेपन ने मुझे इस ओर धकेल दिया है। अगले कुछ मिनटों तक मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रही, लेकिन उसने फिर से खटखटाया। नहीं, बस बाहर से उसकी आवाज़ आई, मैं कल फिर आऊँगा भाभी जी, गीज़र ठीक करने के बहाने ही सही, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन सुबह मैं मन ही मन तय कर चुकी थी कि अब विपुल को वापस अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई फिर आ पहुंचा। वे दरवाजे पर खड़ा था, वही मुस्कान चेहरे पर और हाथ में औजारों का बैग थामे हुए। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने संकोच भरे लहजे में कहा, भाभी जी, पत्ती लाया हूँ, मोटर ठीक कर दूँ, फिर चला जाऊँगा। मैं कुछ देर उसे घूरती रही, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसके आने से दिल के भीतर कुछ हलचल सी होने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मुझे एक अजनबी में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। मैंने उसे अंदर आने दिया। वह सीधा बाथरूम की ओर चला गया, जहाँ मोटर रखी थी। रवि ने मोटर खोलकर पत्ती बदलना शुरू किया। उसकी आंखें काम में डूबी थी, लेकिन बीच बीच में मेरी ओर देखता, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसकी निगाहों में कोई बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन उनकी गहराई मेरे भीतर कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस बेचैनी का कारण क्या है। हालांकि मेरे कान उधर ही लगे थे, जैसे हर छोटी सी आवाज़ पर ध्यान दे रहे हो। तभी उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। एक गिलास पानी मिलेगा? उसने बाथरूम से आवाज़ लगाई। मेरे हाथ रुक गए। मैंने खुद को सख्त किया और गिलास में पानी भरकर बिना उसकी ओर देखे बाथरूम में जाकर उसे थमा दिया। वह मुस्कुराया। उसकी हल्की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को और भी बेचैन कर गया। भाभी जी, आप गुस्से में भी बहुत सुंदर लगती है, उसने धीमे से कहा। उसके शब्दों ने जैसे मेरे भीतर एक तूफान छेड़ दिया। मन के दरवाजे पर जैसे उसकी बातों ने दस्तक दे दी थी। थोड़ी देर बाद जब वह मोटर ठीक कर रहा था, अचानक एक तार खुलकर मेरी तरफ झपका। मैं डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा गए। उसी पल विपुल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। उसके हाथ बहुत ही ठंडे और मजबूत थे। उसकी पकड़ में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। ध्यान से भाभी जी, ये बिजली का काम है, 1 सेकंड में जान जा सकती है, उसने चिंता भरी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में इतनी ईमानदारी और फिक्र थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरा हाथ अब भी उसके स्पर्श की ठंडेपन से काँप रहा था। दोनों के बीच कुछ पल एक के लिए खामोशी छा गई। वे पल जैसे समय से बाहर था। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया। उसकी नज़रों में झांकते हुए मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ मेरी फिक्र कर रहा था, लेकिन इस फिक्र के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मेरे दिल को अस्थिर कर रहा था। फिर अचानक जब वह पानी की पाइप चेक कर रहा था, तो पाइप से तेज पानी का फव्वारा निकला और सीधा मुझ पर गिरा। मेरी साड़ी पूरी तरह से भीग गई। ठंड के कारण मेरे शरीर में कपकपी शुरू हो गई। भाभी जी रुकिए, उसने और मेरी तरफ बढ़ा। विपुल तुरंत मेरे पास आया और मेरी साड़ी से पानी पोंछने लगा। उसकी उंगलियां साड़ी कपड़े से टकरा रही थी और हर स्पर्श मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। छोड़ो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गुस्से से कहा। उसे पीछे धकेला और कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके मैं कपड़े बदलने लगी, लेकिन मेरा मन बेचैन था। ये कैसा एहसास था? मैं खुद से ही सवाल करने लगी। थोड़ी देर बाद वे पत्ती बदल कर चला गया। रात के करीब 11 बजे थे। बच्चे अपने कमरे में सो चुके थे और घर में खामोशी छाई हुई थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। पानी की आवाज़ के साथ साथ मेरे मन में अजीब से विचार चल रहे थे। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी।
मैंने झिझकते हुए फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो विपुल का नाम था, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। वापस बर्तनों में ध्यान लगाते हुए मैंने सोचा कि क्यों इस वक्त किसी से बात करूं, लेकिन उसकी जिद्दी आवाज़ और परेशान करने वाली हरकतें मेरे मन को खटक रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फिर से उसे अनसुना कर दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तीसरी बार जब उसने फ़ोन किया तो मैंने मजबूर होकर फ़ोन उठाया। क्या चाहिए? क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? मैंने थोड़ा कड़क स्वर में कहा। भाभी जी, मैं दरवाजे पर हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज़। उसकी आवाज़ में मिन्नत थी। मेरे मन में कई ख्याल आए। मैं जानती थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसा सच्चा भाव था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की और कहा, ठीक है, रुको, खोलती हूँ। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और उसे अंदर आने दिया। जैसे ही वह अंदर आया मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि रात का काफ़ी हो चुकी थी और किसी ने उसे घर आते देख लिया होता तो फिजूल बातें बनाते। मैंने गुस्से में पूछा, अब क्यों आए हो यहाँ? भाभी जी, बस एक आखिरी बार आपसे बात करने का मन हुआ, फिर कभी नहीं आऊँगा, वादा करता हूँ। उसकी आवाज़ में सचमुच उदासी थी। उसकी बातों ने मुझे भीतर तक झंझोड़ कर दिया। मैं चाहती तो थी कि उसे एक और थप्पड़ मारूं, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम पागल हो गए हो विपुल, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये सब गलत है, मैंने धीरे से कहा। इसमें गलत क्या है भाभी जी? अगर मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ तो क्या इसमें कुछ गलत है? वे फुसफुसाने उस रात मैंने तय कर लिया कि मुझे भी अपने हिस्से की खुशियाँ चाहिए। आज तक मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीती आ रही थी, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहती थी। उस वक्त विपुल कोई अजनबी नहीं लग रहा था। वह मुझे एक ऐसा साथी लग रहा था जिसने मेरी तन्हाई को समझा था, लेकिन फिर भी मैंने मना करा। फिर जब वह थक हार कर जाने के लिए मुड़ा, विपुल की पीठ मेरी ओर थी और मैं उसे जाते हुए देख रही थी। मेरी सांसें अनियमित हो गई थी। जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो कोई अनमोल चीज़ हमेशा के लिए खो दूंगी। रुको विपुल। मेरे शब्द धीमे थे, पर में सैकड़ों भाव छिपे थे। उसने मेरी तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था जिसे देखने के लिए मेरा दिल बरसों से तरस रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी सहारे की ओर बढ़ता है। वैसे ही मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और बिना कुछ सोचे मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ देर तक हम वैसे ही खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी, धीरे धीरे तेज हो रही थी। मैं उसकी धड़कनों को, उसकी अंगुलियां मेरे गालों पर फिसल रही थी और उसके छूने से मैं कांप रही थी। लेकिन ये कंपन डर नहीं था, ये भी एहसास था जिसे शब्द में पिरोना मुश्किल था। विपुल ने अपनी पलकों को हल्का सा झुकाया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आ रहा था। हमारी नाक एक दूसरे से टकराई और मैं उसकी गर्म सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस कर रही थी। हमारे होठ इतने करीब थे कि बस कुछ पलों में हम जुड़ सकते थे। लेकिन तभी मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया। वह दिन जब मैंने रवि के साथ 7 फेरे लिए थे। वे वचन, वे जिम्मेदारियाँ सब मेरे अंदर गूंजने लगी। मेरी रूह जैसे किसी सपने से जाग गई। मैंने तुरंत अपने हाथ को विपुल के होठों पर रख दिया ताकि उसको वहीं रोक सकूं। बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ। उसकी आंखों में ऐसा दर्द उभरा जिसे देख मेरा दिल चीर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सबसे कीमती सपना अचानक टूट गया हो। मैं उसकी बाहों से निकलकर पीछे हट गई। हॉल के कोने में रखे सोफे पर एक गुड्डा पड़ा था। वो गुड्डा जो रवि ने मुझे शादी के बाद दिया था। वो गुड्डा जो मेरे हर दुख सुख में मेरे साथी की तरह था। मैं उसके पास गई। उसके पास पहुंचते ही मैंने अपने गले से मंगलसूत्र उतारा और उस गुड्डे के पीछे छुपा दिया। ये ऐसा था जैसे मैंने अपनी शादी के उस डोर को एक पल के लिए तोड़ दिया जिसने मुझे बांध रखा था। फिर मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरी सांसों में अब भी रवि की खुशबू थी। मैंने अपने बालों को खोल दिया। मेरे लंबे बाल मेरी पीठ और कंधे पर बिखरे गए। फिर मैंने अपनी साड़ी का पल्लू फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। उसी के साथ मेरी सारी जंजीरें भी टूट गई। पल्लू गिरते ही मैंने खुद को काफ़ी हल्का महसूस किया। फिर पीछे मुड़ी और जल्दी से
विपुल के पास चले गए। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मेरे हाथ हल्के से काँप रहे थे। हमारी नाक फिर से एक दूसरे से टकरा गई और फिर से उसकी सांसों ने मेरी सांसों को अपनी आगोश में ले लिया। इस बार मैंने खुद को नहीं रोका। धीरे से मैंने अपने होठों को उसके होठों से मिला दिया। ये मेरा पहला चुंबन था जो मैंने रवि के साथ किया था। ये कहूँ किसी अजनबी के साथ किया था। इससे पहले किसी अजनबी ने मुझे इस तरह नहीं चूमा था। इससे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ना ही कोई लालच। ये एक ऐसा पल था जहाँ दो टूटे हुए लोग एक अधूरी कहानी एक दूसरे के साथ पूरा होना चाह रही थी, जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। मुझे पता था कि ये सब गलत है। मेरे होठों पर सिर्फ रवि का हक है, लेकिन शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। इस पल में विपुल और मैं किसी और दुनिया में थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ ना कोई था, न कोई जिम्मेदारी, न ही कोई बंधन, बस सिर्फ हम थे। उस रात उसकी बाहों में सुकून और अपनापन पाकर मेरी सारी चिंताएं जैसे गायब हो गई हो। रात भर हम एक दूसरे के करीब रहे, लेकिन 4 बजे मोबाइल का अलार्म बजा और मैंने धीरे से उसे जगाया। उसने थोड़ी झिझक के साथ खुद को तैयार किया और साथ ही मैं भी तैयार हो गई। दरवाजे तक उसे छोड़ते हुए मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। जाने से पहले उसने मुझे एक आखिरी बार चुम्मा और मैं मुस्कुराते हुए फुसफुसाना, कल फिर कोई बहाना बनाकर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर वह चला गया और मैं उस रात की यादों के साथ तकिए में अपना चेहरा छिपाए मुस्कुराते हुए सो गई। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।